अच्छा, बस आप लोगों को आवाज तो आ रही होगी, उम्मीद है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें जो मेरे ख्याल है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि आप लोगों में से माशाल्लाह काफी सारे जो लोग हैं वो कर रहे हैं एमसीक्यूज। मतलब आप लोग जिस तरह प्रोसेस करते हैं एमसीक्यूज को, तो हमें मतलब नजर आ रहा होता है कि आप एग्जाम क्रिएट कर रहे हैं और उसको आप यूज कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज है। और मतलब कई लोग तो बड़े एंथुजियास्टिकली लगे हुए हैं। और मतलब लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि मतलब हमें पता है काफी सारी चीजें तो हैं इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट मांग रही हैं और जिनको हमने इम्प्रूव करना है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, अब इसमें आपको मैं पहले बता देता हूँ कि एमसीक्यूज का इस वक्त जो हमारा फेज है वो सिर्फ एंट्री फेज है। कि हम ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट जो कंटेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, सिर्फ इस चीज का ख्याल करते हुए कि ठीक आंसर सिलेक्टेड है उसमें। तो उसमें आपको सिर्फ ये फायदा हो जाएगा कि आप लोग कम से कम जो उसके क्वेश्चंस या जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप मैक्सिमम देख सकेंगे। उसके बाद फिर इसमें से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें जो आंसर्स हैं वो बड़े अपफ्रंट मांगे गए हैं कि इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। और उसको भी थोड़ा सा अभी हम मॉडिफाई करेंगे जो उनकी स्टेम्स हैं। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें इसकी जो सारी डिस्क्रिप्शंस हैं वो हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। और इसमें जाहिर बात है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मतलब अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये है कि जब तक, क्योंकि रिटर्न है ऑलमोस्ट लाइक फेब मार्च में, तो हम चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले ना आप लोगों के सारे एमसीक्यूज काफी हद तक ऐड हो जाएं, ताकि आप लोगों को उसके अंदर अंदर जो तब तक ना यानी कि यूज कर सकें आप लोग इसको। दूसरा उसके अलावा जो हम चीज चाहते हैं वो ये है कि जो इसका दो चीजें जो हम ऐड ऑन कर रहे हैं, एक तो ये कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम बढ़ा रहे हैं। मतलब आप जो एक सिंगल अटेम्प्ट में कर सकेंगे, अभी इस वक्त तो आप लोग 15 तक उसके अंदर ऑप्शंस हैं, लेकिन इसको हम 20 और फिर बाद में ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद 25 तक कर देंगे। दूसरा ये कि जो आपके पास इस वक्त एमसीक्यूज है ना, इनमें एक इशू ये आ रहा है कि आप लोग के वो रिपीट हो जाते हैं एमसीक्यूज। तो वो जो रिपीट वाला प्रॉब्लम है उसको भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसमें फिर ये होगा कि अब आपके पास एक दो दिनों के बाद ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप क्या सिर्फ नए एमसीक्यूज को यूज करना चाहते हैं, या आप नए और पुराने इकट्ठे यूज करना चाहते हैं, या आप सिर्फ पुराने एमसीक्यूज को दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये जहाँ पे आप लोगों का ड्रॉप डाउन है ना, वहाँ पे ये ऑप्शन भी आ जाएगी। उसके अलावा कुछ इस तरह के एमसीक्यूज हैं जो काफी आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि आसान है। वो बेसिकली हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो आईएमएम वालों को भी हमने इसमें कवर करना है। तो उसमें आईएमएम वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके अभी आप पूल में एग्जाम को सेपरेट नहीं कर सकते। कि आप ये नहीं बता सकते कि आपने FCPS 2 के एमसीक्यूज देखने हैं, या आपने FRCR 2A के देखने हैं, या आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं FRC आईएमएम के अंदर। तो वो भी हम उसको भी इंशाल्लाह सेपरेट कर देंगे। तो फिर आप ज्यादा आपके स्पेसिफिक टारगेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे एग्जाम का सोल्यूशन या जो चल रहा है वो उसी तरह है। और आज जो मीटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह होगी कि हमारी कोशिश ये है कि हम लोग विद इन 15 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट करें अपने, जो हमारा ये एग्जाम आप लोगों ने कंडक्ट किया है, और उसको हम जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। और उसके बाद फिर ये है कि आपका वाइवा सेशन स्टार्ट होगा। और वाइवा सेशन में मेरी सजेशन ये है कि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन जो है या आपकी जो बोलना है वो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप बोलेंगे या जितना ज़्यादा आप डिस्क्राइब करेंगे उतना ही चांसेस हैं कि उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, या कोई आपकी जो गलतियां वगैरह हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ग्रेजुअली चूंकि अब हमारे पास इसके आंसर्स आप लोगों के सामने आ जाते हैं, और हम इसलिए रिजल्ट भी कम से कम 4-5 घंटे पहले अनाउंस कर देते हैं, और अगली दफा हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा दिन दे दें रिव्यू करने के लिए। तो आप लोग अपने सारे डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही हैं अपना साथ साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन रीड कर लिया करें, बेशक पहले कर लिया करें या बेशक बाद में कर लिया करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल आप इसको कंप्लीट करें। और उसके बाद फिर जो हमें मतलब क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट, वो आप मुझे डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं, ताकि फिर ये जब वो हम इसको रिव्यू करवाएं तो वो हम उस वक्त साथ साथ ये आंसर करते जाएं उसको। तो अब इस तरह है कि स्टार्ट करते हैं ताकि हम मजीद वेट में ना जाएं। आज इसमें आपके पास एक और जो चीज है,
वो इसमें आ रही है, जो कि यानी कि एक और चीज जो मैंने साथ इसमें ऐड की हुई है इस दफा, वो ये है कि आपको इसमें नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के भी पता लग रहे हैं कि कितने लोगों ने कौन कौन सा पोर्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जाहिर बात है किसी का नाम तो नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर्स भी मैं साथ साथ थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि लोग किस तरह दो आइडियाज के दरमियान में स्प्लिट होते हैं। और ज्यादा, और क्योंकि आज का जो एग्जाम का रिजल्ट था वो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वो थोड़ा सा टफ रहा है पहले एग्जाम से, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपका लेवल है वो हम क्योंकि थोड़ा सा ट्यून अप करके अब बढ़ाना है ताकि आप लोगों को थोड़े से मुश्किल केसेस मिले। तो उसमें फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो टफनेस का लेवल है ये इंक्रीज करता जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। और इसमें बड़ा टू दी पॉइंट जो बात है वो ये है कि जब भी एक्यूट फ्रैक्चर और क्रॉनिक फ्रैक्चर में आपने डिफरेंशिएट करना होता है, या एक्यूट इवल्जन और क्रॉनिक इवल्जन में करना होता है, तो आपको उसके एंड जो मार्जिन होते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर या जो इवल्जन हुई होती है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होती है कि आपके क्या ये मार्जिन स्क्लेरोज्ड हैं या नहीं। अगर ये मार्जिन जिस तरह इसके अंदर एंड में दोनों साइडों पे स्क्लेरोसिस आया हुआ है तो ये एक्यूट फ्रैक्चर को इंडिकेट नहीं करते। एक्यूट फ्रैक्चर हमेशा जो है वो स्ट्रेट मार्जिन के साथ होता है, मतलब जैसे बाकी बोन है आपको मार्जिन उससे अलहदा नजर नहीं आते। और उसकी रीजन भी यही होती है कि जिस वक्त बोन ब्रेक होगी अगर इस वक्त यहाँ से, तो इसके मार्जिन बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो जब भी आपने फ्रैक्चर को देखना है तो उसमें एक तो कैलस फॉर्मेशन, अगर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर वगैरह है तो उसमें तो कैलस फॉर्मेशन के साथ आप 3 वीक प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन जो ये इस तरह के हैं जिसमें जिस तरह ये इसकी वर्जन थी इसमें मीडियल एपिकंडाइल की, तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ आपका इसी एक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता था कि क्या आप मार्जिन के स्क्लेरोसिस डिजाइन कर सकते हैं या नहीं। तो और अगर आप देखेंगे तो इसमें 27% जो यानी कि 27 से मतलब ये कि मेजोरिटी लोगों ने जो है इसको एक्यूट एवल्जन का नाम दे दिया, और ज्यादातर लोग इसमें गलत हुए, जबकि तकरीबन सिर्फ 14 लोगों ने 48 में से इसमें से लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि नहीं ये जो है ना हमारी इसमें, जिसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 1/3 लोगों को सिर्फ इस चीज का पता था कि आपने स्क्लेरोसिस को जरूर मार्जिनेट करना है। और दूसरा इसके बाद ये जो है बाकी सारी की सारी इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, लेकिन बाकी इसमें और इंटरप्रेट वगैरह तो कोई नहीं थी। अगली जो क्वेश्चन था वो फिर आपका एक बड़ा मशहूर सीगॉन फ्रैक्चर का था। और इसमें बहुत सारे लोगों ने फिर यही किया कि ज्यादा मेजोरिटी लोग तो खैर ठीक थे इसमें 22, लेकिन जो एक क्वांटिटी थी इसमें, उसके अंदर जो है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का जो टीयर है उसको भी इन्होंने दिखाया था। तो उसमें जो है वो आपका इसमें ये जो, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन था। अच्छा अब आप लोग ना एक काम करेंगे कि क्वेश्चन साथ ही टाइप कर दिया करना है ताकि फिर हमें वापस ना आना पड़े। इसमें स्क्लेरोसिस ये था जो मार्जिन पे था, अगर आप इसको थोड़ा वो करके देखते ना तो ये इसका जो मार्जिन हैं वो जो आम बोन है, जो यहाँ से आप दूसरी साइड से इसको कोरिलेट करें तो यहाँ पे इसका डेंसिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू दूसरे साइड की। ठीक है, मतलब आप नॉर्मल ये साइड समझे कि ये साइड है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों मार्जिन देखें इस जगह पे जो लेटरल साइड है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज डेंसिटी बोन की नहीं है, जबकि जहाँ पे इन्होंने एरो लगाया हुआ है इसके दोनों साइडों पे जो मार्जिन पे आपको इसकी डेंसिटी इसके कंपैरेटिव में ज्यादा इंक्रीज नजर आएगी। अच्छा उसके बाद इसमें खैर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि सीकॉन फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करना था। और सीकॉन फ्रैक्चर की एसोसिएशन होती है जो कि मेनली होगी आपके एसीएल के फ्रैक्चर के साथ। तो इसलिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपने ये करनी है कि मेक श्योर करना है कि जब सीकॉन फ्रैक्चर आए तो उसके साथ जो आपने आगे जब भी एग्जाम में सीकॉन फ्रैक्चर आएगा तो वो आपको लिए ये नहीं पूछ रहे होंगे कि ये सीकॉन फ्रैक्चर है या नहीं, वो आपसे ऑब्वियसली एसीएल के बारे में ही क्यूरी करेंगे। और दूसरा जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है उसका जो मेन सेगमेंट है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इस जगह पे आके अटैच होता है, और दूसरा जो है वो टिबिया पे भी जाके, वो सॉरी फिबुला के हेड पे भी जाके अटैच होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट देखें आप। तो इसलिए इसमें उसका जो टीयर है वो नॉर्मली ज्यादा बड़ी वल्जन करता है, जबकि इस तरह की जो छोटी वल्जन है वो अगर छोटी सी आपको वल्जन नजर आए तो फिर आपने उसको सीकॉन फ्रैक्चर में ही डाल के और जो है वो इसकी एसीएल के टीयर के लिए आपने आगे प्रोसीड करना है। उससे अगला जो है वो आपका एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे एक मिनट आपको एक दिखाता हूँ। इसमें इस इमेज में अगर आप लोग और से देखेंगे ना तो यहाँ पे ये दो छोटे छोटे से सिस्टिक से एरिया से नजर आ रहे थे जिन पे एरोज लगी हुई थी। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको पता है कि जब भी आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि डिस्टल
इसकी रेडियस की जो डिस्टल पार्ट है उसकी जो ये इसमें अगर हम इस तरह लाइन क्रॉस करें तो जो ये अल्ना है ये से थोड़ी सी नॉर्मली पीछे होती है, यानी कि इसकी लाइन इसके ऊपर से नहीं गुजरती, इसके बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल होती है, या इवन के जो नेगेटिव वेरिएंस है वो हमारी पॉपुलेशन में तो वो ज्यादा पाई जाती है। तो उसकी रीजन ये है कि जो इसकी वजह से ये होता है कि फिर जो हमें आप लोगों को कोई इसमें सॉरी मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को इसकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब आपको इसका इमेज पूरा नजर आ रहा है ना? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो इसलिए स्क्रीन में जो भी होगा वो सारा आपको नजर आना चाहिए। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना फिर आपका जो इसमें ये अब तो इसके अंदर ये था कि चूंकि ये पॉजिटिव अल्नर वेरिएंस थी, तो आपको इसमें जो पहली फाइंडिंग आपने पिक करनी थी वो पॉजिटिव अल्नर वेरिएंस थी। उसके साथ फिर जो उसके कॉम्प्लिकेशन में जो अल्नर अबटमेंट होती है कि जो उसको कॉन्स्टेंटली वो ट्रोमेटिक किस्म का प्रेशर रहता है इस साइड से, क्योंकि ये आगे ग्रो हुई हुई है और लेवल अब इसका आगे फिर ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज TFCC भी इसके आगे होता है, तो फिर उसकी भी साथ जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं अगर पॉजिटिव अल्नर वेरिएंस है, और साथ बाकी जो है वो इसमें इस तरह वो होता है। और दूसरा जो कार्पल कोलेशन इसके साथ कोरिलेट करता है, लेकिन इसमें तो मतलब मेरे नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा, तो इसमें ल्यूनो ट्राइकेट्रल, लेकिन लोगों ने ज्यादा उसको किया हुआ है कोलेशन। कोलेशन इस तरह नहीं, मैं उसकी आपको पिक्चर दिखाऊंगा वो किस तरह नजर आती है, लेकिन इसमें बहरहाल आपको जो पॉजिटिव अल्नर वेरिएंस और अल्नर अबटमेंट के लिए जो है ज्यादा फोकस करना था। अच्छा उसके बाद फिर अगला पेशेंट था जो कि रनर था 32 ईयर ओल्ड, और उसको ट्रॉमा हुआ था। तो इसके अंदर तो आपको मतलब काफी सारे बल्कि मेजोरिटी लोगों ने इसको सही किया, और उसमें उन्होंने यही कहा कि जी जो लिंस फ्रैंक लिगामेंट इंजरी है, और ये एक्सरे आपको खासतौर पे ये वाला जो एक्सरे कि जिसमें इसकी अलाइनमेंट इस तरह आउट हो जाती है इसके साथ से जो इधर होनी चाहिए, तो वो आपको इसमें सही पिक कर लिया। तो इसकी वजह से है कि ये लिंस फ्रैंक फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, जो कि नॉर्मली कई दफा जो पेशेंट्स हैं हमारे डायबिटीज के उसमें भी आप देखे होगा कि आप लोगों को कि ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करते हैं इसके साथ थोड़ी डिसलोकेशन के साथ। तो बाकी इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्वेश्चन 5, और इसमें था कि हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आपको इसकी जो ओरिएंटेशन है, ये जो टिबिया और फिबुला की, अब यहाँ से ACL स्टार्ट होता है, और ACL इस तरह मतलब पीछे को जाता है क्योंकि यहाँ पे टीरियली अटैच होता है। तो अगर ये वाला लिगामेंट टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी टिबिया है वो थोड़ी सी एंटीरियर डिसलोकेट हो जाएगी और एंटीरियरली सबलक्स्ड हो जाएगी, या सबलक्स्ड का मतलब ये है कि यानी कि वो उस रेंज से बाहर निकल जाएगी, और उसकी इसी को हम एंटीरियर ड्रॉट साइन भी कहते हैं, कि जिसमें आप जब पेशेंट की टिबिया को पकड़ के आगे खींचते हैं तो वो टिबिया आगे को डिसलोकेट या मूव या सबलक्स करती है, तो उसको आप जो है वो एंटीरियर ड्रॉट साइन भी कहते हैं। तो रेडियोग्राफिक ड्रॉट साइन ये है कि इसमें आपकी जो ये टिबिया का डिस्टल एंड है जो कि नॉर्मली इसके ये कंडाइल से थोड़ा सा पीछे रहता है अगर टू लेटरल हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ से इंटीरियर आ रहा है तो इसका ये भी इस चीज को शॉक करता है कि ये रेडियोग्राफर ड्रॉट साइन है, या रेडियोग्राफिक एंटीरियर ड्रॉट साइन है, और उसकी वजह से जो है ना ये क्रूशिएट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो इंजरी है उसको करता है, क्योंकि इसके आगे जाने को, टिबिया के आगे जाने को जिसने रोकना है वो ACL है। उसके बाद जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके अंदर मेजोरिटी ने सुप्रास्पाइनेटस कैल्सिफिक टेंडिनोपैथी गई थी, लेकिन अब आप लोगों को इसमें आइडिया हो गया होगा कि जो इंफ्रास्पाइनेटस होता है, जो सुप्रास्पाइनेटस होता है, जब आप यहाँ पे MRI का इमेज सके तो वो ऑलमोस्ट ऊपर जाता है, वो इस लेवल पे नहीं होता। जो जो यानी कि सुप्रास्पाइनेटस के अंदर जो कि आपने यहाँ पे मेजोरिटी ने सेलेक्ट किया हुआ था कैल्सिफिक टेंडिनोपैथी, तो आप जरा उस अपने जहन में लाएंगे सुप्रास्पाइनेटस इसकी जो स्पाइन है इसके ऊपर से आके यहाँ पे इंसर्ट होगा। जो इंफ्रास्पाइनेटस है वो इस स्पाइन की जो ये लेवल है जो स्पाइन नजर आ रही है आपको, इंफ्रास्पाइनेटस इससे नीचे होगा और वो आके इस लेवल पे इंसर्ट होता है। इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो इसकी स्पाइन है यहाँ पे, एक तो वो आपको इंडिकेट कर रही थी, और दूसरा ये था कि इसके साथ जो मैच था वो था कि क्या ये सबस्कैपुलरिस की तो नहीं है, क्योंकि सबस्कैपुलरिस का भी लेवल
यहाँ पे आके इसके साथ ही ज्वाइन करता है। लेकिन ये जो इमेज था ये अब आपको इंडिकेट कर रहा था कि बेसिकली जो सबस्कैपुलरिस का टेंडन होता है वो इसके सबस्कैपुल एंटीरियर होता है, और जो इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस होते हैं वो स्कैपुला के पोस्टीरियर लगे होते हैं। तो जो सबस्कैपुलरिस होता है उसका इंसर्शन आगे होती है इस जगह पे, ये जहाँ इस जगह पे, और जो ये इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस है इसके अंदर इसकी जो इंसर्शन है वो पीछे होती है। तो ये सिंपल एक आपका इसमें कॉन्सेप्ट था कि क्या आप इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको हम यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कैल्सिफिकेशन दिखाएं किसी टेंडन की कि उस टेंडन की कहाँ पे होती है। और बिसिपिटल ग्रूव के अंदर क्योंकि नहीं थी ये, और बिसिपिटल ग्रूव यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, स्पेशली इस इमेज के अंदर इस जगह पे होता है अगर बाइसेप्स के टेंडन में होती, तो इसलिए ये जो था मेनली आपका इंफ्रास्पाइनेटस कैल्सिफिक टेंडिनोपैथी इसके अंदर थी। इसको याद रखना क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस की टेंडिनोसिस और टेंडिनोपैथीज कैल्सिफिक आती हैं। ये बिल्कुल सही था माशाल्लाह, 38 लोगों ने इसको बिल्कुल सही सिलेक्ट किया 48 में से। और उसमें जो था वो आपका यहाँ पे सब कैपिटल फ्रैक्चर था जिसको हमने पिछले में भी देखा था, लेकिन इसमें कोई खास डिस्कशन की चीज नहीं है, लेकिन ये है कि ये सब कैपिटल फ्रैक्चर था। अच्छा, उसके बाद इसमें अगला जो था क्वेश्चन नंबर 8 था। ये आपको इसलिए दिया गया था कि ये कई दफा इस तरह की चीजें आपको नॉर्मल एमआरआई में भी दिखाई जाती हैं। तो ये बेसिकली मिनिस्कल ऑसिकल जो है इसका इसका इमेज था। एक तो ये सारी देखिए चूंकि बोनी होता है तो ये हर एरिया में हर सीक्वेंस में बोन को फॉलो करेगा कि जिस कलर का इंप्रेशन बोन में है उसी कलर का इसमें आएगा। अब इंट्राआर्टिकुलर जो लूज बॉडी होती है वो कभी भी जो है वो मेनिस्कस के इतने साथ नहीं होती, वो फ्रीली रिसेसेस के अंदर पड़ी होती है। वो इस तरह आपको नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे तो अगर लूज बॉडी होती है तो लेस लाइकली है कि वो आपको जॉइंट के मिड में कहीं मिले, वो आपको साइडों पे रिसेस के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी नजर आती है क्योंकि यहाँ पे उसके लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है। फ्रैक्चर्ड ऑस्टियोफाइट होता है उसका भी यही प्रॉब्लम है कि वो ऑस्टियोफाइट अगर अगर यहाँ से होता तो वो भी लूज बॉडी के तौर पे ही हमें नजर आ रहा होता है। वल्जन फ्रैक्चर किस चीज का होना है यहाँ पे, वल्जन फ्रैक्चर लेस लाइकली है किसी भी चीज का, और इंट्रामेनिस्कल सिस्ट हो नहीं सकती क्योंकि ये बोनी सिग्नल्स का था। तो इसलिए आपने इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इंट्राआर्टिकुलर जो लूज बॉडी है वो आपको इस तरह मेनिस्कस के इतनी क्लोज उसके साथ नजर नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो आपका है, हाँ ये था एक टूथ इन्फेक्शन का पेशेंट। और इसमें क्या चीज थी कि यहाँ पे एक जो आपको क्या कहते हैं लिम्फ नोड नजर आ रहा था, जो कि उसके उन्होंने पूछा हुआ था कि सपोरेटिव एडिनोपैथी यानी इसके अंदर है जो, वो किस तरह आप जो इसको आप देखेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि इसके अंदर जो आपका मोस्ट कॉमन जो इसकी रीजन है, जाहिर बात है हमारी पॉपुलेशन में भी और वैसे भी, वो टूथ इन्फेक्शन ही है जो कि यहाँ पे ज्यादा इस तरह का आपको सपोरेटिव किस्म का या जो सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया है लिम्फ नोड का वो ले सकती है। अच्छा जी, हाँ इनका क्वेश्चन है एक कि जी ओसीडी फेबिला और ऑसिकल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा एक मिनट में दोबारा मुझे उसका इमेज लाना पड़ना है, इसी इमेज से यूज कर लेते हैं हम। चलिए, जो फेबिला होती है वो आपको पता है क्या होता है कि वो सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, पिसीफॉर्म टाइप क्या होता है वो जो इनके टेंडन के अंदर बोन एग्जिस्ट करती है, मुझे नाम भूल गया, वो यहाँ पे आपको हमेशा गैस्ट्रोक्नीमियस के हेड पे मिलती है फेबिला। तो फेबिला का जो एरिया है वो आपको इस जगह पे मिलेगा, वो आपको फेबिला और कहीं पे भी नहीं मिल सकती, इसलिए उसकी तो लोकेशन यहाँ पे बनती ही नहीं है क्योंकि वो जहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है ना गैस्ट्रोक्नीमियस के हेड की, वो गैस्ट्रोक्नीमियस के हेड के अंदर जो है वो उसके टेंडन के साथ वो बोनी ऑसिकल होता है। उसके बाद जो ओसीडी है, ओसीडी के अंदर पहली चीज ये है कि आपको अगर अगर ओसीडी का पेशेंट दिखाएंगे तो वो उसका आपको अगर उन्होंने फ्री बॉडी भी दिखानी है लूज बॉडी भी दिखानी है तो वो आपको इसके दोनों चीजें दिखाएंगे। मतलब ये है कि जिस तरह अगर इस जगह पे वो आपको उसका जहां से वो डिटैच हुई है या जो एरिया उसका बेड होगा वो भी दिखाएंगे आपको, और दूसरा फिर आपको साथ उसका ऑसिकल भी दिखाएंगे। तो और अगर उसका जो नॉर्मली डिस्प्लेस्ड ऑसिकल होता है या जो डिस्प्लेस्ड पार्ट होता है बोन का, वो नॉर्मली इतना लार्ज नहीं होता जितना ये लार्ज है, वो बिल्कुल ही छोटा सा फ्रेगमेंट पड़ा होता है क्योंकि उसका मसला ये होता है कि वो सारी बात है उसने एवेस्कुलर नेक्रोसिस होना और उसके बाद उस एक एरिया ने छोटे से ने डिटैच होना है, फिर उसके साथ कार्टिलेज, और उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपका जो सबसे बड़ी बात है कि डोनर साइड या जहां से वो ओरिजिन हुआ है वो एरिया भी आपको बड़ा क्लियर कट नजर आएगा। और उसके बाद क्या था आपका एक और
ऑसिकल तो हमने अब डिस्कस कर लिया कि ऑसिकल तो ही इस तरह बोनी फ्रेगमेंट है जो कि उसके अंदर अटैच होता है या ये मेनिस्काई के अंदर पड़ा हुआ है, उसके साथ ही है और उसके साथ वो यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अगला था क्वेश्चन नंबर 10। ये तो अगर और कोई इमेज ना भी समझ आए ना, तो ये इमेज इसके लिए बड़ा पैथोग्नोमिक है। अगर उन्होंने एंजियोग्राफी तक कहीं पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो लाजमी जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा ही है। और जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा और इसका एक टिपिकल लोकेशन जो है वो इसी जगह पे नेजल टेरिकोपैलेटाइन फोसा और स्फीनोपैलेटाइन रिसेस जो होती है इसके अंदर ही ये ओरिजिनेट करता है, इसकी टिपिकल एरिया है। और उसके बाद फिर वो एक्सपैंड करता जाता है जहां जहां भी जाएगा। इसका सिर्फ एक इशू होता है कि इसके अंदर कभी भी बायोप्सी नहीं की जाती, और अगर बायोप्सी करनी भी हो तो उसको पहले डीवेस्कुलराइज किया जाता है, कि उसको पहले ब्लॉक किया जाता है, उसकी ब्लीडिंग को रोका जाता है। नहीं तो ऐसे केसेस भी हैं कि हमारे पास इवन एक निश्तर में गलती से उसकी बायोप्सी हो गई, तो उसको 26 पिंट्स ब्लड के लगाने पड़े थे उसको स्टेबलाइज करने के, और उसके बावजूद भी वो सरवाइव नहीं कर सका था बच्चा। तो इसलिए इसके अंदर जो है आपकी बहुत ज्यादा, यानी कि इसमें अगर आपको नेजोफ्रेंजियल का लीजन दिखा रहे हैं और यंग पेशेंट है, तो आपने सबसे पहले उसको जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा की तरफ ही लेके चलना है। उसके बाद उसको आप लेस लेस डाउन करते जाएं, लेकिन वहां पे वो बायोप्सी का वर्ड आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने वापसी का वर्ड बोल दिया तो फिर आप गए, फिर नहीं आप बचते। तो इसलिए जो है ना, इसमें आपने मेक श्योर करना है किस तरह का कोई आपने नहीं करना, और अगर वो है भी सही तो आप उसे आपने उसको दाएं बाएं घुमाई रखना है कि जिसकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं इसको, उसके अंदर देखते हैं इसकी वेस्कुलरिटी तो ज्यादा नहीं है, कि नहीं जी नहीं एंजियोफाइब्रोमा नहीं। आप फिर भी आपने जब तक इस चीज को उनको स्ट्रेट बायोप्सी अप फ्रंट नहीं कहना बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। वो तब कहना है कि आप कहेंगे जी इसको हम वेस्कुलर इंटरवेंशन करके हम इसको ब्लॉक करके फिर हम इसकी जो है वो कर देंगे। इंडिकेशन नहीं है बायोप्सी की ना, वो कई दफा ये होता है कि वो ट्यूमर जो लॉजिकली ये होता है कि उसके जो ट्यूमर होता है ना, उसकी वो आपको एग्जाम में दिखा देते हैं इमेज, और वो आपसे फिर कहते हैं चलिए अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे। तो नॉर्मली हमारा एक इनहेरेंट रिफ्लेक्स है कि हम फौरन कहते हैं कि जी हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी कर लेंगे। तो इसमें वाहिद ऐसी चीज है और एक एचसीसी ऐसी चीज है जिसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी कहने की जरूरत में खतरनाक हो जाता है काम। तो ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि इसमें आपने जो है ना, हाँ, और इसका हाँ बिल्कुल सही है कि पहले एम्बोलाइजेशन करें और फिर इसकी एक्सीजन कर दें और उसके बाद फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजी पे भेज दें, वो सबसे बेस्ट है। इमेजिंग सीटीएमआर नहीं, आप पहले सीटी और एमआर तो करना ही करना है ना आपने, उसके बगैर उसमें तो कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि सीटी एमआर में ये है कि आपको उसकी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी पूरी कि कहाँ कहाँ तक वो पहुंचा हुआ है, किस किस जगह तक गया हुआ है। तो फिर आपने जो सर्जिकल प्लानिंग करनी है या जो सर्जन है वो भी तो आपको चाहिए ना, और उसके अंदर भी ये होता है कि पहले आप एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो स्ट्रेट कई दफा कंस्ट्रक्ट करता है, फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिसेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपने इसमें जो कहना है वो इमेजिंग तो पहले पूरी करेंगे आप, इमेजिंग करने के बाद फिर आपने आगे चलना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर है नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी, हाँ ये था। ये पता नहीं, मतलब काफी सारे लोगों ने वैसे तो ठीक किया है, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसको कॉक्लियर श्वानोमा भी लिखा है। तो कॉक्लियर श्वानोमा तो हाँ, आपको पता है कि इसको हम यानी कि वैसे तो एट्थ नर्व का श्वानोमा है, लेकिन वेस्टिबुलर इसको इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा ऑलमोस्ट इनवेरिएबली वेस्टिबुलर कंपोनेंट से ही स्टार्ट होता है। मतलब इसमें आपके पास, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे चार नर्व्स सॉर्ट ऑफ पड़ी होती हैं। चार नर्व्स में से एक सुपीरियर वेस्टिबुलर है, एक इंफीरियर वेस्टिबुलर है, फिर एक कॉक्लियर और एक फेशियल है। तो ये सारी की सारी इसी जगह से गुजरती हैं। तो ये चार नर्व्स हैं, इनमें से जो ये श्वानोमा है, जो एट्थ नर्व का श्वानोमा है, तो ये हमेशा वेस्टिबुलर कंपोनेंट से उठा है। इसने कभी भी कॉक्लियर श्वानोमा के तौर पे ये नहीं हुआ, और ये यहीं पे नर्व दोनों यहीं पड़ी हैं। मतलब ये नहीं कि ये कॉक्लियर का जगह है या ये वेस्टिबुलर की जगह है, ये दोनों सारी साथ साथ ही जाती हैं। वो एक कॉक्लिया में चली जाती है, दो वो उसमें सेमी सर्कुलर नाल में चली जाती हैं जो वेस्टिबुलर होती हैं। तो उसमें लेकिन ये जगह वही है, और बिल्कुल कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कॉक्लियर नर्व नहीं है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर बायलैटरल एनहांसिंग लीजन्स मिल रहे हैं आपको सीपी एंगल की जगह पे, जहाँ पे ये एट नर्व थोड़ी सी दोनों में, ये कौन सी जगह होती है, पोरस कॉस्टिकस होती है, जहां से आपका जो नर्व है वो एंटर करती है टेम्पोरल के अंदर। तो जो पोरस कॉस्टिकस के अंदर एरियाज में अगर आपको एनहांसिंग लीजन मिल रहे हैं, जिस तरह यहाँ से नर्व गई यहाँ तक आई, यहाँ से नर्व स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई, तो इन दोनों सूरतों में जो मोस्ट लाइकली आपका है वो जस्ट यानी कॉमन चीज वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बायलैटरल
वेस्टिबुलर श्वानोमाज होते हैं या बायलैटरल श्वानोमेटोसिस श्वानोमाज होते हैं, जो कि इसके अंदर आपको नजर आते हैं, ठीक है। और ये वेस्टिबुलर होते हैं, कॉक्लियर नॉर्मली जो है वो श्वानोमाज नहीं होते। और वो ये देखिए बल्कि लिखा भी हुआ इन्होंने, श्वानोमा इन द इंटरनल ऑर्टरी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइज फ्रॉम द वेस्टिबुलर नर्व नॉट द कॉक्लियर नर्व। नहीं, इसीलिए तो इसको वेस्टिबुलर श्वानोमा कह देते हैं ना, नहीं तो हम इसको वेस्टिबुलर कॉक्लियर श्वानोमा कहते हैं अगर कभी वो इधर से ओरिजिनेट कर रहा होता है, कभी उधर से ओरिजिनेट कर रहा होता। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। तो इसमें अगर आपको किसी भी पेशेंट में इसके, ये तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन सारी बात है, ट्यूमर ने छोटा ही स्टार्ट होना है तो बड़े होना है ना, वो बड़ा एकदम से खुद तो नहीं आ जाएगा ना। तो वो जब अभी ये उसका अर्ली स्टेज में होगा, हो सकता है सेंसिटिव न्यूरोलेलिनोग के साथ हो, या ये स्क्रीनिंग भी कर रहे हो अभी, तो इसलिए इसमें NF2 के पेशेंट के अंदर, या ऐसे पेशेंट जिसमें बायलैटरल आपको इनहांसिंग फोकल एरियाज मिल गए हैं CP एंगल में, तो इनवेरिएबली वो NF2 है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद अगर बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा होता तो फिर आपका NF2 ना होता। अच्छा जी, ये जो पेशेंट था ये आप लोगों को इसलिए दिखाया गया था कि ये आपको आजकल मतलब ये कोहन बरे सिंड्रोम काफी कॉमनली स्प्रेड हुआ है, और इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है कि ये जो सारे के सारे नर्व रूट्स हैं, ये कभी भी इतनी ज्यादा एनहांसिंग नहीं होती। आपने देखी होंगी बहुत सारे हमारे विद कंट्रास्ट उसके जो ये सारे के सारे नर्व रूट एनहांसमेंट अगर पैटर्न आपको कहीं पे भी मिले तो वो हमेशा गुआन बरे को सजेस्ट करता है। और दूसरा इसमें चीज जो थी वो ये थी कि कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो गॉनबरे है वो नॉर्मली कॉर्ड में, क्योंकि सिर्फ वो नर्व रूट्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रहता है, पेरिफेरल प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है वो आपको इसमें कॉर्ड का कोई हिस्सा इन्हांसिंग नजर नहीं आता। आपको मेनली जो है वो मोस्ट लाइकली जो ड्यूरल ये नर्व रूट्स जिधर ये पड़ी हुई हैं, ये सारे के सारे फोकल एरियाज जो है इन्हांसिंग नजर नहीं आते नजर आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर नॉर्मल नर्व है तो वो इन्हांस नहीं करेगी, यहाँ पे कभी भी आपको इन्हांसिंग एरियाज नजर नहीं आते। अगर आपको वहां पे इन्हांसिंग एरिया नजर आ रहे हैं तो या तो ये गॉनबरे है या फिर रेक्नोडाइटिस हुआ हुआ है, यानी रेक्नॉइड की इन्फ्लेमेशन, उसके साथ भी जो ये आपके कॉर्डा इक्वाना नर्व रूट्स हैं ये इन्हांसिंग नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपने जब भी इस तरह का देखना है तो उसमें मेक श्योर करें कि ये आपको डिफरेंशियल का आइडिया हो। और इसको कैटेगराइज आपने कैसे करना है अभी हम अगले केस में देखते हैं। खैर ये तो इसे ये तो सिंपल एक कैवर्नोमा था या स्पाइनल कॉर्ड कैवर्नस मैलफॉर्मेशन था। और जो एवीएम होता है वो भी देखेंगे, हम बाद में भी देखेंगे कि एवीएम के साथ आपको बड़ी बड़ी वेसल्स आती हुई और जाती हुई जरूर नजर आ रही होती है। अच्छा जी, इससे अगला पेशेंट, हाँ ये वो पेशेंट था जो उसके साथ कंपेयर करना था आपने। और इसमें क्या था कि आपको ये देखें, ये नर्व रूट्स भी यहाँ से नजर आ रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो कॉर्ड है तो वो भी आपको साथ इन्हांसिंग नजर आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब कॉर्ड इसमें कॉर्ड नहीं इन्हांसिंग थी, इसमें कॉर्ड की कोई इन्हांसमेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये सिर्फ और सिर्फ नर्व रूट्स इन्हांस किए और कॉर्ड का एरिया या कॉर्ड जो अंदर सेंट्रल पार्ट है वो इन्हांस नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली गॉन बरे है। लेकिन अगर अब आपकी नर्व रूट्स भी इन्हांस कर गई हैं और साथ डिस्टल कोनस मेडुलैरिस का जो एरिया है वो भी इन्हांस करना शुरू कर गया है, तो अब उस सूरत में ये देखें, ये अब क्या होगा, ये अब इसका वायरल माइलाइटिस का केस बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है। एस्ट्रोसाइटोमा जो है वो नॉर्मली नर्व रूट्स के अंदर एक्सटेंड नहीं करता। और दूसरा ये है कि जो एस्ट्रोसाइटोमा होता है और एपेंडाइमोमा, ये दोनों जो है ये कॉर्ड एक्सपेंशन के बगैर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं करते। ये जब भी आपने देखा होगा एपेंडाइमोमा तो वो इतनी बड़ी कॉर्ड होती है और वो कॉर्ड से अंदर से ही लीजन निकल के सारी पेरिफेरी में जो नर्व रूट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। दूसरा जो एस्ट्रोसाइटोमा है वो आप ये भी पता है आप लोगों को कि वो ज्यादातर ऊपर सर्वाइकल डॉर्सल अपर रीजन्स में ज्यादा एस्ट्रोसाइटोमा होता है। और वैसे तो खैर दोनों साइडों पे हो सकता है, मतलब ये नहीं कि ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन वो नर्व रूट्स में इस तरह एक्सटेंड नॉर्मली नहीं करता क्योंकि उधर से सेल्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो है वो सेंट्रल कॉर्ड के अंदर आएगा और दूसरा कॉर्ड की एक्सपेंशन करेगा। इसमें जो थी वो कॉर्ड की इतनी ज्यादा कोई एक्सपेंशन नहीं थी, एनहांसिंग एरिया जरूर थे जहां जहां पे ये नर्व चढ़ थे। तो इसलिए आपने ये बात, एक और डिफरेंशियल जो आपने याद रखना है वो ये है कि गॉनबरे कैसा नजर आता है, फिर वायरल वायरल माइलाइटिस जो है आपका ये जो इसमें जिसमें नर्व्स के थ्रू आए हैं, तो इसको भी किस तरह आपने करना है आगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। ये एक सिंपल सिस्ट विद इन अ सिस्ट बच्चे यानी कि फीटस के अंदर दिखाई गई है। और ये सिर्फ एक ही आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रही थी कि अगर सिस्ट विद इन अ सिस्ट नजर आ गई है तो वो ओवेरियन सिस्ट ही होगी।
उसके अलावा कोई इनमें से और अब जो जितनी भी ये हमारे पास ऑप्शंस थी, इनमें से कोई सिस्ट विद इन अ सिस्ट नहीं आती। डॉटर सिस्ट विद इन अ सिस्ट इज हाईली टिपिकल ऑफ ओवेरियन सिस्ट। तो ये अगर आपको कभी भी इसमें नजर आए तो ये याद रखना है कि ये हमेशा ओवेरियन सिस्ट ही थी। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो था अच्छा, इसमें मुझे नहीं पता लगा कि क्यों आप लोगों ने इसको इतना यानी मिस किया, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो ट्राइसोमी 21 की तरफ चले गए हैं। इसमें ये देखें, ये तो डेफिनेटली जो इसका सिस्टिक हाइग्रोमा का कंपोनेंट था या जो इसकी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन थी वो इतना कभी भी डिस्टेंट नहीं होती, जितने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मेजर करूँ तो ये अच्छी खासी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वही होता क्या है कि जो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी है वो किस चीज का मेजर कर रहे होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जो इसका आपका जो ये क्या कहते हैं जो एरिया है, ये बेसिकली क्या होता है कि लिम्फेटिक्स, जब बच्चा पैदा होना शुरू होता है तो उसके बाद जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो पहले इतने स्टेब्लिश नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फ जो है वो नेक के रीजन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो उसके बाद फिर जब वो 13 वीक्स प्लस हो जाता है तो वो लिम्फेटिक स्टेब्लिश कर जाते हैं और ये जो सारा लिम्फ जमा हुआ है ये सारा ड्रेन कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ये है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन, ये स्पेसिफिक टाइम में होता है कि जो 11 वीक्स 4 डेज 6 डेज से लेके 13 वीक्स 4 डेज 6 डेज तक के दरमियान में है। तो वो टाइम ऐसा होता है कि जिसमें भी लिम्फेटिक्स, लिम्फ तो जमा हो रहा होता है लेकिन लिम्फेटिक्स नहीं डेवलप हुए होते, तो उस दौरान आपको वो मैक्सिमम जो कलेक्शन है वो मिल जाती है। अब उस दौरान कितना ये बन रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको क्वांटिफाई करना। तो इसमें एक चीज तो फॉर श्योर थी कि लिम्फ इतना तो कभी भी जमा नहीं हो सकता ना, चाहे वो अभी ना भी बने हो। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे लिए था इंपॉर्टेंट वो ये था कि एक, और दूसरा उसने जो एक और दिखाया था वो इसकी आपके यहाँ पे इन्होंने जो ये दिखाए हुए हैं सारे के सारे, इसमें जो रेडियल रे एबनॉर्मेलिटीज और क्लब हैंड्स और जो ये बायलैटरल क्लब हैंड भी थे और रेडियल मेल वो रे मेल फॉर्मेशन थी, तो ये सारे के सारे ट्राइसोमी 21 के बजाय ट्राइसोमी 18 को इंडिकेट करते हैं। और जो ये आपकी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी जब इंक्रीज करती है तो इसके अंदर जो ये किसी भी एन्यूप्लॉइडी को इंडिकेट करती है, ये कोई स्पेसिफिक ट्राइसोमी 21 की नहीं होती। ये सिस्ट विद सिस्ट दोनों ही मेरे ख्याल से ओवरीज ही हैं। ये आपका क्वेश्चन है सिस्ट ओवेरियन सिस्ट किस सिस्ट की इनसाइड है, ये मेरे ख्याल से ओवरी और उसकी अपनी सिस्ट जो है वो दोनों आपको उसमें नजर आ रही है। अच्छा, एक पेशेंट ये था कि जो आपका पहला ये पेशेंट था उसमें क्या चीज दिखाई थी इन्होंने, ये तो 18 में क्या दिखाया, ये इसके बेसिकली जो फुट था ना, उसके हैंड थे ना वो दिखाए हुए थे रेडियल ए एनॉमली के लिए। अच्छा, अब इसमें जो पेशेंट था, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें उन्होंने दिखाया था कि फीटल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड था और उसमें यहाँ पे ये दोनों साइडों पे क्या चीज जा रही होती है जो कि आपको ये स्ट्रक्चर का बता रही है, वो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं। तो अगर अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो हमेशा ब्लैडर के साथ ही ट्रेवल करती हैं, तो हम हमेशा उसको पहले ब्लैडर ढूंढते हैं फिर अम्बलाइकल आर्टरीज को निकालते हैं इंट्राएब्डोमिनली। तो ये थिक वॉल था और उसके बाद उसके अंदर काफी सारी एब्डोमेन के अंदर एसाइटिस पड़ी हुई थी जिसमें थोड़े थोड़े एकोस भी आ रहे थे, और उसके अलावा जो दूसरा इमेज दिखाया था उन्होंने उसमें दोनों साइडों पे हाइड्रोनेफ्रोसिस था। तो इसमें जो बिल्कुल सही डायग्नोसिस था वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व थे, और पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से क्या होता है कि वो चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन थी तो वहां पे यूरिन जो है वो अंदर रप्चर कर गया और सारा जो था वो यूरिन एब्डोमेन के अंदर यूरिनरी एसाइटिस कर दी उसने, ठीक है। तो ये भी इसके साथ प्रेजेंट करता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के साथ कि वो वहीं पे रप्चर करके ब्लैडर को, तो इंटर एब्डोमिनल एसाइटिस जो है वो आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको कोरॉइड प्लेक्सिस सिस्ट कहा था, जबकि एक एमआरआई भी लगा हुआ था। देखिए, कोरॉइड प्लेक्सिस सिस्ट एक तो सिस्ट कभी भी जो है वो वेंट्रिकल से बाहर निकल सकती है, इसमें तो वेंट्रिकल आपको यहाँ तक नजर आ रहा है, उसके बाद तो ये सिस्ट सारी की सारी बाहर पड़ी हुई है। तो एक तो इसमें ये फाइंडिंग थी कि भाई जो है ना ये सिस्ट ने, अगर ये सपोज कर लेते हैं कि ये सिस्ट कोरॉइड प्लेक्सिस थी, तो कोरॉइड प्लेक्सिस कहाँ है, वेंट्रिकल के अंदर, तो फिर उसने वेंट्रिकल को क्या करना चाहिए था, उसको वेंट्रिकल को डायलेट करना चाहिए था, यानी कि इसकी जो बॉडीज यहाँ तक आ रही है इसके बाद इनको ये बाहर को निकल जाना चाहिए था, मतलब वेंट्रिकल को इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन वेंट्रिकल की जो वॉल है वो तो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेंट्रिकल के अंदर नहीं है। तो अगर ये वेंट्रिकल के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कोरॉइड प्लेक्सिस सिस्ट की जो ऑप्शन है वो तो गई खत्म।
अच्छा, अब रह गया था पोरेनकेफेलिक सिस्ट। पोरेनकेफेलिक सिस्ट जो होती है वो यूजुअली इस तरह प्रेजेंट नहीं करती, वो सेंटर्ड होती है। इसमें जो आपका ब्रेन पैरेन्काइमा है, और वो पोस्ट नॉर्मली इनफैक्ट डेवलप होती है, और वो लाइकली पेरीनेटल पोस्ट नेटल एरियाज में जाके आपको स्टेब्लिश होती है, कि जिसमें आपका कोई एरिया डैमेज हुआ ब्रेन का, और डैमेज होने के बाद वो एरिया जो है वो आपका मतलब क्योंकि उस वक्त इसका ग्लासेस और इंसेफ्लोमेशिया का प्रोसेस इतना अच्छा नहीं हो सकता, ग्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर वो जो एरिया डैमेज हुआ होता है वो थोड़ा सा पोरेनकेफेलिक सिस्ट की तरह या पोरेनकेफेली बन जाती है उसके अंदर। उसके बाद फिर वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन हमेशा मिड लाइन में होती है, और फिर वहां से वेसल्स आपको दिखाते हैं तो वो होती है। तो इसमें जो थी ऑप्शन वो सिर्फ और सिर्फ अरेक्नॉइड सिस्ट की ही थी, क्योंकि ये सबको भी फॉलो कर रहा था, और दूसरा ये उसके साथ कोई इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिखा रहा था। अच्छा जी, उसके बाद जो था फिर थी कार्डिक अनोमली। इसमें वो टिपिकली कार्डिक अनोमली में दो तीन फाइंडिंग्स जो आपने देखनी थी। एक तो उसने आपको बता दिया था कि राइट साइड इसकी ये ऊपर वाली है और लेफ्ट साइड नीचे वाली है, क्योंकि पेशेंट का ये साइड फ्रंट है। तो ये राइट वेंट्रिकल का एरिया था, और ये जो लेफ्ट वाली साइड थी इसकी बॉडी की, इसमें सारे का सारा एक एरिया था जो एक्वाजेनिक वॉल थी, जिसके अंदर यानी कि इलास्टोसिस हुआ हुआ था सॉर्ट ऑफ, और उसके साथ इसकी जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल था वो बहुत छोटा था। तो इसका मतलब ये था कि जो फोर्थ चैम्बर व्यू था हार्ट का, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल चूंकि छोटा था, तो ये बेसिकली इसमें फाइंडिंग हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट की ही बनती थी। तो उसमें अगर आप सिर्फ ये ओरिएंटेशन को आइडिया कर लेते कि जो राइट साइड अप है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड पे यानी कि ये राइट साइड अगर अप है, तो उसमें इस तरीके से जो है ना आपका सारे का सारा ये राइट के अगर फोर्थ चैम्बर व्यू है, तो ये चार चैम्बर अगर हम बनाए, एक दो तीन और चार, तो अगर राइट साइड अप है तो ये दोनों तो राइट चैम्बर्स हो गए। ये जो है लेफ्ट चैम्बर था, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, और ये लेफ्ट एट्रियम था। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल था इसमें वो स्वेयरली मेलफॉर्म था, और साथ उसके अंदर ये एकोजेनिक एरियाज थे। तो ये हमें लेके जा रहे थे हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट लंग की तरफ। जी बिल्कुल, इंट्राएक्सियल रेक्नोइड सिस्ट जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि असल में जो एक इम्पॉर्टेंट बड़ी फाइंडिंग है कि जो है क्या इंट्रा एक्सियल क्या चीज है। तो इंट्रा एक्सियल जो है क्या वेंट्रिकल के अंदर जो चीज है वो इंट्रा एक्सियल है या एक्स्ट्रा एक्सियल है। तो जो वेंट्रिकल के अंदर चीज होती है वो एक्स्ट्रा एक्सियल होती है, क्योंकि वो आपका उसमें वेंट्रिकल जो है वो एक्स्ट्रा एक्सियल स्ट्रक्चर है। तो अगर ब्रेन के अंदर होना जो है वो इंट्रा एक्सियल नहीं होता, ब्रेन के वेंट्रिकल जो है वो ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंट्रा एक्सियल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेस्कुलर सप्लाई है वो डिफरेंट है। तो अब जो इंट्राएक्सियल स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं वो नॉर्मली वो होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो जो वेंट्रिकल्स है उसमें अगर आप याद करेंगे तो कोरोइड प्लेक्सस पैपिलोमा होता है। अब वो ब्रेन के दरमियान में पड़ा हुआ ट्यूमर है, लेकिन वो इंट्रा एक्सियल ट्यूमर नहीं कहते उसको, वो एक्स्ट्रा एक्सियल ट्यूमर है। क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर पड़ा था, तो वो लो ग्रेड भी होगा तो वो इतना इनहांस करेगा जितना जो है वो हाई ग्रेड ग्लाइयोमा भी इनहांस नहीं करता। तो इसलिए ये चीजें हमें हो है इंट्राएक्सियल, इसमें इंट्राएक्सियल था क्योंकि वो ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर पड़ी थी सिस्ट। अगर वो वेंट्रिकल के अंदर पड़ी होती वही सिस्ट, तो हमने उसको एक्स्ट्रा एक्सियल कहना था। यानी कि ब्रेन के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि इंट्राएक्सियल है या एक्स्ट्रा एक्सियल है। इंट्राएक्सियल एक्स्ट्रा एक्सियल मीन्स के यानी कि आप वेंट्रिकल इज नॉट पार्ट ऑफ इंट्राएक्सियल, दैट्स एन एक्स्ट्रा एक्सियल थिंग। अच्छा जी, उसके बाद अगला बताऊं मैं आपको। हाँ, ये देखें, ये पेशेंट था। ये तो आप लोगों ने माशाल्लाह सब नहीं ठीक किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है कि नासिंग एरिया था, और ये लिंगुअल थायराइड ही बनता था इसमें। अच्छा जी, ये पेशेंट था जो कि बेसिकली जो आप लोगों का मैच था, या जो आप लोगों का यानी कि दो जिसमें डिफरेंशियल में कंफ्यूजन थी, वो थी इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा है या वीनस मैलफॉर्मेशन है। अब इसकी जो डेफिनेशंस है ना वो आर्बिट्री हैं, यानी कि ओवरलैपिंग है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के लिए और वैसे भी बताता हूँ कि जो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, हम उन हेमेंजियोमास को कहते हैं जो एक साल तक ग्रो करते हैं और उसके बाद रिग्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी डेफिनेशन में उनका एक साल के बाद रिग्रेस होना जरूरी है। ठीक है, और यही उनकी है कि अगर हम इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा किसी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके प्रोग्नोसिस को भी साथ इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये पेशेंट कितना था, ये 7 साल का पेशेंट था, और इसको स्वेलिंग और पेन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा होता, तो हाँ, अगर ये हेमेंजियोमा होता ना सिर्फ, फिर एक ही बात थी, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन इन्फेंटाइल का वर्ड साथ लगाने का मतलब ये था कि इसके अंदर अब आपको
जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि ये 1 साल के बाद इसमें रिग्रेस हो जाना था, ठीक है। तो लेकिन चूंकि ये 1 साल के बाद रिग्रेस नहीं हुआ तो इसलिए हमारे लिए ये वीनस मैल्फॉर्मेशन। और दूसरा इसमें वीनस मैल्फॉर्मेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमें यहाँ पे कैल्सिफाइड फ्लैबोलिथ्स भी मिल रहे थे। ये देखें ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा इसके अंदर हेमेंजियोमा और या वेनस मैल्फॉर्मेशन के अंदर था। और तीसरा चीज क्या थी कि आपकी जो हाँ इसका दूसरा जो एक और इसमें हेमेंजियोमा या वीनस मैल्फॉर्मेशन में होता है ये होता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी इस तक आपको आते नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि वीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो वो भी इस जो भी मैस लीजन है उस तक आपको वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे होते हैं जो कि बाकी ट्यूमर्स में कई दफा नहीं होते। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स थे इसके अंदर वो इंडिकेट करते थे कि ये इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा नहीं है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है a typical infantile hemangioma is a lobular bright enhancing mass that grows rapid in the first year and then undergoes fatty involution for the coming years, unlike in this case which is next 7 years। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा और वीनस मैल्फॉर्मेशन में आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर पेशेंट का एमआरआई 8-10 साल में हो रहा है तो इसका मतलब ये था कि अगर वो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा होता तो अब तक वो इन्वोल्यूट करके खत्म हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, वीनस मैल्फॉर्मेशन ही हम कह रहे हैं, हेमेंजियोमा वीनस मैल्फॉर्मेशन के ही मतलब हम उसमें ही इसको लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, जी बिल्कुल वीनस चैनल्स आपके वहां तक आ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद मैच तो किसी तरह का भी बन सकता है ना। वो अभी हम एक और केस देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ उसमें वो इससे डिफरेंट था काफी ज्यादा। ये जो पेशेंट था ये तो आपको पता है लार्ज हेट्रोजीनियस लेफ्ट रीनल मैस था और उसने वो वगैरह की हुई थी और ये आप लोगों ने तकरीबन सारों ने ठीक ही किया था कि इसमें जो है न्यू बॉर्न था। तो न्यू बॉर्न के अंदर आरसीसी और ये जो रेप्डोइड ट्यूमर्स और ये इतने नहीं होते कॉमन, और खासतौर पर वेल्स ट्यूमर तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये तो बाद में डेवलप होता है। तो चूंकि न्यू बॉर्न पेशेंट में था और एब्डोमिनल मैस था तो मोस्ट लाइकली न्यूप्लाज्म जो है वो इसमें आपका मीजोब्लास्टोमे मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में जो फिर आप लोगों ने काफी ज्यादा मतलब मिस कैलकुलेट कर लिया चीजों को। उसकी रीजन ये थी कि सबसे पहले आपको इस केस में मैं ये बताता हूँ कि ये जो आगे वाला पार्ट होता है जहां से नॉस्ट्रल एंटर हो रहे होते हैं ये आपका प्रीफॉर्म अपर्चर, आप इसकी पारिफॉर्म अपर्चर इसको कहते हैं, प्रीफॉर्म अपर्चर सॉरी, जो एंटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है। और जो जहां से नोज जाके खत्म होती है और जहां से ये वाला एरिया अगर हम इसी ऊपर वाले कट्स में जाते हैं वो जहां से नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है यानी कि नेजल कैविटी जाके उसको आप क्वाइना कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, प्रीफॉर्म अपर्चर। और जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि इस जगह पे जो एरिया होगा वो आपको, और ये उसका सेक्शन नहीं है, अगर आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा तो वो इससे ऊपर आपको जाके थोड़ा सा वो जो क्वाइना का एरिया वो आपको ऊपर जाके नजर आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि आप लोगों का ये आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पे जो ये मैक्सिलरी साइनसेस की मीडियल वॉल होते हैं ये कभी भी इतने एक दूसरे के ऊपर इस तरह इंडेंट नहीं कर रहे होते, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में पड़े होते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से नहीं आइडिया हुआ था तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और आपको पिक्चर दी थी जिसमें उन्होंने सिंगल इंसाइजर दिया हुआ था कि ये दरमियान में एक दांत नजर आ रहा है आपको। तो उसकी वजह से ये जो आपको इसमें जो लोगों ने ज्यादा ने क्वाइनल एट्रीजिया दिया था, क्वाइना तो इसमें किसी भी इमेज में नहीं दिखाया हुआ उन्होंने, क्वाइना का तो कट है ही नहीं आपके पास ना। तो इसलिए जो ये 22 वीक्स ओल्ड इन्फेंट है और दूसरा इसमें वही बात लिखी हुई कि ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीदर होते हैं, वो यही है कि जब जैसी ये पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री होती है कि जैसे ही आप इस पेशेंट को फीडर देंगे तो या वो फीड करने लगेगा तो वो साथ ही साइनोस करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसने अपना जो सांस है वो नाक से लेना ही लेना होता है, क्योंकि जब उसने वो अपने फीड लेनी है तो साथ उसको नेजल ब्रीदिंग चाहिए होती है। तो इसलिए फिर आपको ये टिपिकल हिस्ट्री देते हैं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस आपने देखने हैं। क्या पेरिफॉर्म अपर्चर ठीक है जहां से एंटर हो रहा है, अगर इस तरह का वो बिल्कुल ये नैरोड है तो फिर आपको जो है ना वो पता लग जाएगा। और जो ये है इसमें सॉरी जो बाकी इमेजेस थे उसमें आपको इन्होंने बाकी इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो बताई हुई थी कि जो इसमें आपके पास एक तो ये था कि जो वो क्या कहते हैं इसमें जो मिड लाइन डिफेक्ट्स होते हैं आपके ब्रेन के ना क्लीवेशन के यानी कि जो इसमें होलोप्रोजेंसेफली स्पेक्ट्रम के अंदर ये फॉल करते हैं, तो इसलिए जो है ना ये आपके पास उसकी भी साथ इमेजेस इन्होंने दिखाए हुए थे। और
फिर इससे अगला जो है वो क्या था, जी बिल्कुल, एंड ऑब्लिगेट टू नेजल ब्रीदिंग है, ऑब्लिगेट टू नेजल ब्रीदिंग ड्यूरिंग फीडिंग। मतलब अगर वो फीड नहीं कर रहे फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो मुंह से सांस लेते रहेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने फीडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो उससे तो फिर ऑब्लिगेशन उनको है, अगर नाक उनकी बंद होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला पेशेंट था वो, हाँ ये जो था सिंपल, इसमें आपके पास, एक सेकंड इसको मुझे बंद करना है। ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद जो है ना, ये जो सारे का सारा आपका एरिया था ना, ये जो ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसमें ये, उसमें ना आपकी स्मॉल बाउल भी इन वो थी इन्वॉल्व, और साथ जो है वो आपके, अब इसमें जो मोस्ट लोगों ने, वैसे तो सबने माशाल्लाह, क्योंकि इसमें बोन ये ट्रांसप्लांट की था जो फाइंडिंग थी, तो लेकिन इसमें जो जीवीएचडी था वो सबने ज्यादा ने वही ठीक किया है। लेकिन जो एक और ऑप्शन सेलेक्ट हुई थी वो टिफ्लाइटस था, तो टिफ्लाइटस का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि जो इसकी, ये जो इसकी इन्हांसमेंट होती है वो कोलन और साथ जो डिस्टल आइलियम है उसके अंदर ये होती है। उसके अलावा इसमें जो है ना कोई इतनी खास फाइंडिंग्स, यानी कि वो पूरी की पूरी स्मॉल बाउल को इन्वॉल्व नहीं करती। अच्छा हाँ, ये पेशेंट था जो उसके साथ इम्पोर्टेंट था, जो वो हमने पीछे देखा ना हेमेंजियोमा वाला, क्योंकि इसमें क्या हुआ हुआ है कि इसमें भी जो है इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, और इन्फेंटाइल मायोफाइब्रोमा सेलेक्ट किया हुआ है। जबकि जो ये पेशेंट था, ये अब आप लोगों को देखा होगा कि ये रेब्डोमायोसार्कोमा का पेशेंट था, और उसकी रीजन उन्होंने जो मेनली दी थी, एक तो ये कि जो ये होता है ना वीनस मालफॉर्मेशन, इसके अंदर वेस्कुलर चैनल्स वगैरह आ रहे होते हैं, जो हमने कहा था कि उसमें नजर आ रहे थे हमें, लेकिन इसमें कोई ऐसा वीनस चैनल इस तक अप्रोच नहीं कर रहा। दूसरा, इसके अंदर जो आपका ये था इन्फेंटाइल मायो, जो मायोफाइब्रोमा होता है, इसकी इन्हांसमेंट इतनी एविड कहीं नहीं होती, यानी कि जितनी एविड इसमें इन्हांसमेंट है ना, वो जो इन्फेंटाइल मायोफाइब्रोमा होता है उसकी पेरिफेरल हेट्रोजीनस इन्हांसमेंट होती है, वो इतना एविड इन्हांस नहीं करता। तो इसका मकसद सिर्फ ये दिखाने का था कि जो 2 इयर्स तक के जो पेशेंट्स हैं उनमें रेप्डोमायोसार्कोमा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास डिफरेंशियल होता है, जिसको हम मिस मिस कर देते हैं, एक्सेप्ट कि वो कोई ऑर्बिट ना दिखाएं या फेस एंड नेक ना दिखाएं, क्योंकि मेजोरिटी जो रेप्डोमायोसार्कोमास हैं उधर से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना, इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बेहतर यही होती है कि हम इसको मतलब यानी कि एग्रेसिव लीजन्स को भी अगर इसमें इस तरह की फाइंडिंग आ रही है तो हम इसको लाजमी जरूर अंदर ऐड करें। अच्छा, उसके बाद ये पेशेंट था, इसमें जो ब्लैडर था उसके ऊपर से यहाँ से कंट्रास्ट निकल रहा था, और ये ऑलमोस्ट आप लोगों को सबको ही पता लग गया था कि ये पेटेंट यूरेकस था, कि जो यहाँ से ऊपर से इसमें आ रहा था। रेप्टोमायोसार्कोमा का यही प्रॉब्लम होता है कि वो एग्रेसिव लुक कई दफा नहीं देता, वो मेटास्टाइज इतना ज्यादा कर जाता है कि उसकी वजह से मेटा, और जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स याद रखें हमेशा, ये एमआरआई में भी कभी आपको एग्रेसिव नजर नहीं आएंगे। जो आप लोगों ने साइनोवियल सार्कोमा के पेशेंट्स देखे होंगे, मतलब और इवन के एमएफएच के देखते हैं आप पेशेंट, तो कई तो बड़े वेल डिफाइंड पड़े होते हैं लीजन, उसमें जरूरी नहीं है। और इसमें यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसका सबसे बड़ा कैच यही है कि ऐसा लीजन जो है, अनलेस के वो मेंजियोमा ना हो, आपने उसको एग्रेसिव में ही कंसिडर करना है। ये पेशेंट एक और था, इसमें एक आपने एवीएम थी, एवीएम में हमेशा वेसल्स बड़ी होती हैं और वहां तक पहुंच रही होती हैं, जबकि जो कैवर्नोमा है जिस तरह का ये था, इसमें आ जाता है। एक्सरे पेल्विस में आपको दिखा देता हूँ एंड में, अभी हम इनको निकाल लें जरा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फिर ये पेशेंट है, उसमें एलसीएच है, और इसमें आपके लिए जो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि क्या ऑस्टियोमाइलिटिस, तो ऑस्टियोमाइलिटिस में पहली चीज ये कि जो इतना क्लीन कभी भी साथ फैट नहीं पड़ा होता जिस तरह ये है ना, इसमें देखें ये सारे के सारा जो है वो लीजन पड़ा हुआ है, और उसमें, लेकिन अगर ये ऑस्टियोमाइलिटिस हो तो साथ जो में ये सारे का सारा जो आपका एरिया है, ये सारे का सारा साथ इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ भी इन्फ्लेमेशन गई होती है, यहाँ भी इन्फ्लेमेशन गई होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बोन तक कन्फाइंड है। तो ऐसा ऑस्टियोमाइलिटिस नहीं होता। मतलब ऑस्टियोमाइलिटिस का आपको याद है एक्सरे फाइंडिंग में क्या होता है कि ये फैट प्रिजर्व है, ये प्रिजर्व है, वो प्रिजर्व है, अगर वो सबसे पहले अपनी इन्फ्लेमेशन को स्प्रेड करता है। तो इसमें ये मोर लाइकली कि अगर इतना बड़ा लीजन है और वेल डिफाइंड मार्जिन हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन कोई नहीं है साथ, तो फिर आपकी मेलिग्नेंसी या ट्यूमर्स जो है वो आपके लिए पहले नंबर पे आते हैं इसमें। और दूसरा, उसके अंदर जो एक्सरे में भी वो बड़ा लिटिक सा रीजन था, तो ये एलसीएच का पेशेंट था, ऑस्टियोमाइलिटिस और ऑस्टियोमा में
टिपिकली एक नाइडस होता है, और एक तो एज ग्रुप भी इस तरह का नहीं था कि आप उसमें ऑस्टियोइडोस्टोमा को अंदर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको ये वाला जो आपके पास थी एक टिपिकल सी ब्लड वाले बैरियर्स, और उसकी यहाँ से एक्सरे की लोकेशन, ये सारी के सारी मिला के आपको एबीसी को जो है वो ज्यादा फेवर कर रही थी, और मेजोरिटी लोगों ने एबीसी ही को ही इसमें ज्यादा किया था। उसके बाद जो था फिर एक आपका क्वेश्चन नंबर 30 था, और उसमें जो था ये एक डिस्ट्रक्टिव लीजन था जो कि एपिफिजिस में पड़ा हुआ था, और ये एपिफिजियल जो लीजन्स हैं उसमें कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, जो आपको पता है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं इसकी, तो वो भी सारी की सारी इसी में ही होती है। तो ये आपके थे इसके रिव्यू। उसके बाद अब हम दोबारा चले जाते हैं, वो कौन सा एक्सरे है जो कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं, 1 मिनट है, ये वाला था शायद, इसको देख लेते हैं। इसकी मेरे ख्याल से स्पाइना, वो स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म है, मतलब आगे तक वो नहीं आ रहे, और यहाँ से वर्टिब्रल बॉडीज भी थोड़ी डिफरेंट सी हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उसकी वजह से इन्होंने दिखाया, क्योंकि इसके साथ सारा वही कंसोर्शियम होता है ना, तो अब इसमें यहाँ पे देखें, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो नीचे यहाँ तक वर्टिब्रल बॉडीज आती हैं, तो सैक्रल की यहाँ पे सीधी आ रही होती है, तो ये यहाँ पे डिफेक्ट है, तो इन्होंने शायद डिस्क्राइब भी किया हो इसमें, देख लेते हैं। हाँ, कहाँ लिखा हुआ इन्होंने? हम्म, ये मेरे ख्याल से किसी और पेशेंट की साथ दी हुई है इमेजेस, लेकिन बहरहाल आपको दिखाने के लिए यही है कि इसके अंदर मेरा ख्याल है वही है कॉर्डल रिग्रेशन, हाँ ये एब्सेंट कॉक्सिस है वही, यानी कि इसमें इसी में यही के प्रॉब्लम्स ही हैं सारे के सारे, ये मिड लाइन के। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये हो गया, तो उसकी भी जो है वो, हाँ अच्छा जी, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन था हार्ट की ओरिएंटेशन। अब एक मुझे देखने दें कौन सा क्वेश्चन था वो बोला, इससे पहले था शायद, हाँ ये वाला था ना। इन्होंने इसमें आपको ये बताया हुआ था कि राइट साइड अप है, तो ये बेसिकली इसकी जो है वो स्पाइन, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर। हार्ट की ओरिएंटेशन नॉर्मली जो है वो इस तरह तो नहीं होती, मतलब जरा मतलब ये छोटे साइज का होता है और नॉर्मल साइज में आ रहा होता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये राइट साइड है, तो राइट साइड में जो फोर्थ चैम्बर व्यू होता है उसमें आपको वेंट्रिकल्स इस तरह नीचे नजर आते हैं, क्योंकि स्टर्नम के पीछे राइट वेंट्रिकल आया होता है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, इससे ऊपर जो है वो राइट एट्रियम है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होता है, और उसके बाद फिर तरीका ये होता है कि आपने, अगर आपको ओरिएंटेशन क्लियर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो एओर्टा को ढूंढ लें। एओर्टा को ढूंढने से आपको ये पता लग जाता है कि अगर लेफ्ट साइडेड एओर्टा आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको एओर्टा पड़ी हुई नजर आ रही होगी साथ ही इसके साथ, तो ये फिर आपको ना लेफ्ट से लेफ्ट एओर्टा के साथ आप उससे कोरिलेट कर लें कि स्पाइन की किस साइड पे पड़ी है, क्योंकि वो इनडेफिनेटली मतलब 99%, तो उसमें ये होता है कि अ, अगर आप एब्डोमेन में भी हैं तो आपको, यानी कि जैसे लिवर के लेवल पे भी हैं या थोड़ा ऊपर लेवल पे हैं, तो आपको एओर्टा से ना स्पाइन के साथ रेफरेंस से पता लग जाता है कि लेफ्ट साइड कौन सी है बच्चे की, तो जिस साइड पे एओर्टा होगी वो साइड मतलब लेफ्ट होगी ना, तो इसलिए, और जो इसी तरह चेस्ट में, कि चेस्ट में भी जब हम स्कैन करते हैं, तो अगर आपको पूरी ओरिएंटेशन उस वक्त याद नहीं कि बच्चे का सर किधर है वो किधर है, तो आप एओर्टा को फाइंड आउट करके उससे अपनी ओरिएंटेशन आगे सीधी कर लें कि लेफ्ट साइड पे ही वो उसका एपेक्स अगर आ रहा है हार्ट का और एओर्टा का एक ही साइड पे, तो इसका मतलब है कि फिर तो वो सही है उसका साइटस वगैरह। ये अच्छा जी,